हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आज आप लोग के लिए हम क्लास 10th का गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये चैप्टर जो है मैट्रिक के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा खासा पूछा जाता है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ ही साथ 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो इसलिए हम लोगों को इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका एकदम जीरो से और समझते हैं एक एक पॉइंट को, ताकि एग्ज़ाम में हम बहुत अच्छे ढंग से लिख पाए, सवाल को हल कर पाएँ और किसी भी तरह का परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हमको थोड़ा सा बेसिक चीज़ जानना है। क्या? तो चर होता क्या है? तो देखिए, जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो चर राशि कहलाता है। कहने का मतलब कि ये एक ऐसा राशि होता है बीजगणित का जिसमें कि इसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे ए, बी, सी, डी और जेड तक, यानी अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो होता है, उसका जो भी अक्षर होता है वही क्या कहलाता है? चर राशि। और इसका जब गणित में उपयोग होता है तो इसका मान समीकरण में प्रत्येक जगह पर अलग अलग आता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा राशि आता है इसका अचर। ठीक है, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? तो जिसका मान निश्चित होता है। ठीक है, यानी कि फिक्स, निश्चित यानी फिक्स होगा, अर्थात बदलता नहीं है। मतलब इसका मान जो है एकदम फिक्स होगा और ये बदलेगा नहीं किसी भी सवाल में, तो उसी को हम लोग अचर बोलते हैं। और ये कौन होता है? तो जैसे 1, 2, 3, 4 और इस तरह से जो भी गिनती की संख्या सब होती है वो सब का सब क्या कहलाती है? अचर राशि। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया चर और ये हो गया अचर। चर और अचर को जब हम समझ लिए, तब उसके बाद हमको जानना है बीजीय व्यंजक। ये क्या होता है? तो देखिए, चर और अचर यानी ये और ये, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ चिन्ह, घटाव चिन्ह, गुना चिन्ह या भाग चिन्ह के साथ लिखते हैं, तब जाके जो हमको व्यंजक प्राप्त होता है उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x + 4। अब देखिए यहाँ पर 5 और x, इसके बीच में क्या है? गुना, और साथ में यहाँ क्या है? +4, यानी गुना का चिन्ह और जोड़ का चिन्ह, इन सब को लगा के और चर अचर को लिखा गया है और इसलिए ये क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। यहाँ देखिए, ये एक अचर राशि है, ये एक चर राशि है और दोनों के बीच जोड़ चिन्ह का उपयोग किया गया है और इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। फिर उसके बाद देखिए 9a और b, इसके बीच में ये चिन्ह जो है घटाव, इसका उपयोग किया गया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। तो इस तरह से चर हो गया, अचर हो गया और बीजीय व्यंजक हम लोग समझ लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आ गया समीकरण यानी इक्वेशन। तो दो राशियों या व्यंजकों के बीच समानता प्रकट करने वाले कथन को समीकरण कहा जाता है। अर्थात दो कथन और दोनों के बीच ये जो चिन्ह है ये क्या बताता है? समानता यानी बराबरी। इसका मतलब हुआ कि बाएं साइड वाले को और दाहिने साइड वाले को जब हम देखेंगे तो इधर वाले को हल करेंगे और देखेंगे कि इसके बराबर आ गया, तब जाके ये समानता बताया यानी बराबरी बताया, और जिसको कहा जाएगा क्या? समीकरण। उसी प्रकार 9x + 2 = 4, यहाँ पे देखिए बाएं साइड वाला को जब हल किया जाए तो 4 के बराबर आना चाहिए, और ऐसा जब आ गया तो समझिए ये क्या है? एक समीकरण है। क्यों? तो ये जो चिन्ह है ये बता रहा है कि बाएं साइड और दाएं साइड दोनों क्या है? समान है, बराबर है। उसी प्रकार x + y =
5, यानी x प्लस वाई का जो योग होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर। और जब इस कथन को संतुष्ट किया जाएगा एक्स वाई के मान से, तब समझिएगा कि ये क्या है, एक समीकरण है। तो यानी समीकरण क्या होता है, तो एक कथन होता है जो समानता को बताता है, दो कथन के बीच समानता को बताता है, तो वही कहलाता है समीकरण। अब देखिए समीकरण में जो है मेनली हम लोग अज्ञात चर राशि का मान ज्ञात करते हैं, इसलिए हमने लिख दिया है नोट में कि इसमें अज्ञात चर राशि का मान निकाला जाता है। यानी जो भी चर राशि रहेगा जिसका मान नहीं पता रहेगा, तो इसी का जब मान हम निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा, समीकरण का हल कहलाएगा। यानी अज्ञात राशि का मान हम लोग इसमें निकालने का काम करते हैं। ठीक है, अब आता है समीकरण के प्रकार। देखिए समीकरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो जिसमें हमको मुख्य रूप से समझना है यहाँ पे दो प्रकार, एक रैखिक समीकरण और दूसरा है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखिए रैखिक समीकरण जिसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है और द्विघात समीकरण जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो देखिए इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी यहाँ विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में इस वाले भाग को, यानी रैखिक समीकरण को। और आपके किताब में एक चैप्टर और पढ़ना है द्विघात समीकरण, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पे समझना है रैखिक समीकरण के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं और रैखिक समीकरण को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए आ गया रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है, तो वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, यानी कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी जिस समीकरण में ये जो चर राशि है तो इसका जो घात होगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, तो वैसा समीकरण रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे देखिए 4x + 3 = 0। अब इसमें चर राशि क्या है, x, और घात का मतलब होता है पावर। तो देखिए इसमें चर राशि है x और इसका पावर क्या है ऊपर, कुछ नहीं तो 1, तो इसलिए ये क्या है, रैखिक समीकरण। उसी प्रकार 9y + 5 = 10, यानी यहाँ पर देखना हमको क्या है, चर राशि को। तो चर राशि क्या है, y, और y का घात क्या है, तो 1, तो इसलिए ये क्या है, रैखिक समीकरण। उसी प्रकार 7x + y = 12। अब देखिए इसमें क्या है कि चर राशि हमको देखना है, तो एक ठो x है और एक y है, तो x और y चर दो है, लेकिन इसका हमको देखना क्या है, घात देखना है। ठीक है, तो अब देखिए चर राशि में x है और y है, तो x का घात कितना, 1, y का भी घात कितना, 1, तो अधिकतम घात कितना हुआ, 1, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, आपका रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए ये हो गया रैखिक समीकरण, यानी जहाँ भी समीकरण दिखाई दे और उसमें घात क्या दिखाई दे, चर राशि का 1, तो समझ जाइए कि क्या है, रैखिक समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रैखिक समीकरण के प्रकार। ठीक है, रैखिक समीकरण के प्रकार में देखिए रैखिक समीकरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीन चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग उसको भी समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, तो वैसा समीकरण, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें एक चर हो, यानी एक चर मौजूद हो, वही क्या कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, और इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b = 0। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका जो व्यापक रूप होगा यानी बनावट होगा, रूपरेखा होगा, वो क्या होगा, ax + b, और जहाँ पे a = not 0, यानी a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और a और b जो है वो वास्तविक संख्याएं होगी। यानी वास्तविक संख्या आप लोग को पता ही होगा, पहला चैप्टर था। ठीक है, तो a और b क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। जैसे
देखिए 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ax प्लस बी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो है a और b बोला क्या, वास्तविक संख्या। तो देखिए x के पहले वाला जो है वो क्या कहलाता है, a। व्यापक रूप देखिए तो x के पहले क्या है 4, तो ये हो गया a का मान, और a का मान बताया 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा यहाँ 0 नहीं है, तो इसलिए ये समीकरण सही है, ठीक है। अगर यहाँ 0 हो जाता है तो ये समीकरण नहीं बन पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद b की जगह देखिए क्या है 3 है, ठीक है। तो ये भी एक वास्तविक संख्या है और बराबर 0 है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। और यहाँ पे चर कितना है, मात्र एक है, सिर्फ x, ठीक है। तो इसलिए एक चर वाला मतलब जो भी समीकरण आपको दिखाई दे जिसमें कि सिर्फ एक चर मौजूद हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कोई भी एक चर, तो समझिएगा कि वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और साथ में आपको घात का भी ख्याल रखना है कि घात कितना होना चाहिए, एक, तभी वो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। उसी प्रकार 9y माइनस 3 बराबर 5। तो अब यहाँ पे भी देखिए चर कितना है, एक, और इसका घात भी कितना है, एक, तो इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण ये हो गया। उसी प्रकार 4x प्लस 3x बराबर 9। अब यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा कि ये दो चर है, नहीं, यहाँ भी x ही है और यहाँ भी x ही है, तो दोनों तो समान है ना, तो इसलिए एक ही चर कहलाएगा। और इसलिए ये भी क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे चर राशि का घात भी क्या है, एक ही है। बाद में अगर हल किया जाएगा तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा, क्योंकि x और x वाला आपस में जुटता है, दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है, तो यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं 7x बराबर 9, ठीक है। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है। तो इस तरह से हमको पहचान लेना है और इसका व्यापक रूप ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ये चीज़ हमको क्लास 9th 8th 7th में ही पढ़ना था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला आ गया समझ में, अब इसके बाद आएगा क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी कि इस समीकरण में चर कितना होगा, दो होगा, ठीक है। और इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। जहाँ पे a1, b1, a2 और b2 ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और a1, b1, c1, a2, b2 और c2 ये सभी के सभी एक वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा दिख जाए तो ये क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 9x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जो है एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को देखेंगे तो देखिए इसमें चर को देखिए कितना चर है, तो देखिए एक ठो x है और एक ठो y है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, दो चर वाले। और रैखिक क्यों कहलाएगा, तो क्योंकि इसके पावर में एक है और इसके पावर में भी एक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए 9x 5y, अब यहाँ पे x है और y है और इसका भी पावर एक है और दोनों अलग अलग चर है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और जब दोनों को साथ में लिख दिया जाता है तब वही कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी पेयर, और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग हमेशा पेयर में लिखते हैं, जोड़ा में लिखते हैं, यानी युग्म के रूप में लिखते हैं, और इसलिए इसका व्यापक रूप इस तरह का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको व्यापक रूप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना होता है, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो वहाँ पे ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम आने वाला है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो है हमको A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये सभी चीज़ को पहचानना होगा, जो कि इस व्यापक रूप की सहायता से ही पहचान पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एक यहाँ भी है कि 9A माइनस 3B बराबर 5 और 6A प्लस 8B बराबर 6। तो अब यहाँ भी देखिए कि इसमें एक चर ये हुआ और एक चर ये, दोनों अलग अलग हुआ और दोनों में घात क्या है, एक एक, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और उसी प्रकार नीचे वाला भी हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दोनों को साथ में लिख दिए तो इसलिए हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो C1 है नहीं, इधर तो 0 होना चाहिए, तो आप इसको आसानी से यहाँ से इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा -5 और इधर क्या बच जाएगा 0। तो आप उसको अरेंज करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। यानी अभी तक हम लोग समीकरण क्या होता है, प्रकार उसका सारा चीज़ हम लोग समझ लिए। अब उसको चलते हैं हल करने के तरफ। तो देखिए रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है उसको समझा जाए। तो देखिए रैखिक समीकरण को मुख्यतः दो विधि से हल किया जाता है, यानी दो तरीक़ों से हम लोग इसको हल करते हैं। पहला है ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ के द्वारा, ग्राफ बना करके और समीकरण का हल जब करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्राफीय विधि। और दूसरा जो होता है वो होता है बीजगणितीय विधि, यानी इस विधि में हम लोग अलग अलग प्रकार से हल करना सीखेंगे, जो कि आगे पढ़ना है। और सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, ग्राफीय विधि। तो इसमें हम लोग ग्राफ के द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो इस तरह से जो है मुख्य रूप से जितना भी बेसिक चीज़ था इस चैप्टर के लिए, यानी इस पाठ परिचय में जो भी ज़रूरी चीज़ था वो आपको हमने करवा दिया। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, और इसको आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आगे जब सवाल को हल किया जाए तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये हमारा क्लास अच्छा लगता हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी परेशानी ना हो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।